Hi everyone, hope you're doing well. So there are lots of discussions going on about President of India जो उनके बारे में हैं द्रौपदी मुर्मू के, और उसके अलावा अगर हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो प्रेसिडेंशियल पावर होगी जो भी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पावर्स हैं, चाहे फाइनेंशियल पावर हो, प्रेसिडेंशियल पावर में जितने भी मिलिट्री पावर को कह सकते हो, इमरजेंसी और ये सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी कल जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुकी थी, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कशन कंप्लीट हो गया। बट नाउ इट इज़ फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहले बात करते हैं डीजरे। मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, दैट इज़ नॉमिनल हेड, सेम एज किंग ऑफ इंग्लैंड। एंड प्रोविजंस की बात करते हैं, दैट इज़ इन पार्ट 5 आर्टिकल 52 to 78 इन जनरल आर्टिकल्स आते हैं। क्वालिफिकेशन, कंडीशन, टर्म्स, इम्पीचमेंट एंड पावर, ये जो है 5 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफिस के। उसके अलावा अगर हम पार्ट 5 की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव यूनियन में एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जुडिशरी, कैग, ये सारी आएंगी, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। जुडिशरी पावर में क्या आएगा, और कैग का जो भी रिपोर्ट्स वगैरह सबमिशंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात करते हैं, मोनार्की सिस्टम में, जैसे कि इंग्लैंड में होता है कि मोनार्की सिस्टम से आता है, बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ही इज़ द रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट। सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जनरल टर्म में बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उनके बारे में ये डिटेलिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपके। जुडिशरी में 3 आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। इंडियन टोटल गवर्नमेंट में अगर सारी चीज़ें देखते हैं हम, तो एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिसमें से यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो हाउ इज़ प्रेसिडेंट इलेक्टेड, कल डिस्क्राइब मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इज गिवन बिलो। टोटल पॉपुलेशन, ये जो है स्क्रीनशॉट है, मैंने डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से लिया है, तो यू कैन लाइक रिलाई ऑन इट एज वेल। जो भी डेटा मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरी ऑलरेडी मैं काफ़ी माइनिंग करने के बाद कर रही हूँ, तो यू कैन रिलाई ऑन ऑल दीज थिंग्स विच आई एम प्रोवाइडिंग हियर, बिकॉज आई कैन से, बिकॉज जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं एंड द अंडरस्टैंडिंग विच आई हैव क्रिएटेड फॉर मी, दैट ओनली दैट थिंग आई एम डिलीवरिंग इट टू यू, and these are all authentic sources, and with the content which I am providing is completely authentic. So value of vote of an MLA, अगर हम एक MLA के वोट की वैल्यू पता लगाते हैं, बिकॉज हर स्टेट की जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है। जैसे यूपी में 80 है, तो यहाँ पे उसको आप कह सकते हो कि बराबरी करने के लिए ये फार्मूले का यूज़ किया जाता है। इसमें MLA, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंटू 1/1000 होता है। और वैल्यू ऑफ MP की अगर हम बात करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स लेंगे। और उसके बाद अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वोट्स ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सो ये इसका जो भी फार्मूला, एक ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका फार्मूला है, इसके जो भी पॉइंट्स थे वो मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ।
जिसमें कि देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जो कि राज्यसभा और लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो वोट करते हैं डायरेक्टली। कोई ऐसे जैसे प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन होता है उस टाइप का कोई इलेक्शन नहीं होता। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो रूल, and apart from this legislative assemblies of union territories of Delhi, Puducherry and apart from this जम्मू एंड कश्मीर को इनको राइट दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं हु डजेंट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। सबसे पहले तो जो मैंने बताए थे आपको नॉमिनेटेड मेंबर, तो 104 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में तो ये ख़त्म हो गए हैं। जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं 2 राज्यसभा में हैं ये चलते हैं, तो ये वोट नहीं करते। उसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वो भी वोट नहीं करते। नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों, बाई कैमरा लेजिस्लेटर वो भी वोट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज़ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, तो एक्चुअली अगर हम बात करते हैं एज सच तो इसमें जो भी टोटल टर्म है 5 years का होता है। ही सिट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years गिवन no new election have taken place or new president has been elected till then, he can also be re-elected. There is no cap of his re-election because जैसे अदर जैसे यूएस में बात करते हैं तो एक ही टर्म होता है, आई मीन इन टोटल 2 टर्म्स होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में जो है कितने भी बार री इलेक्शन हो सकता है प्रेसिडेंट का, सेम पर्सन का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे रिलेटेड टू इलेक्शंस फॉर यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन यूज्ड इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 4, ये आपको याद रखने। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि मैं कल आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है वोट्स का। हाउ डज वोटिंग टेक्स प्लेस इन द इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, इट इज़ अ सीक्रेट बैलेट सिस्टम ऑफ वोटिंग, क्योंकि सीक्रेट बैलेट सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ईवीएम का यूज़ नहीं किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज़ अ कोटा ऑफ वोट्स इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, सो इलेक्टोरल कोटा की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 1 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1, ठीक है। हाउ इज द सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, इफ़ एनी डिस्प्यूट इज देयर, जो भी मैंने कल बताया था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में 30 डेज के अंदर जो हैं जो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। सो आफ्टर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, द एक्ट डन बाय द प्रेसिडेंट इज हिज ऑफिस रिमेन्स वैलिड इवन आफ्टर हिज रिमूवल, तो ये डिसीजन होता है जो भी डिस्प्यूट में होता है। सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा फॉर्म में दिया हुआ है तो आप एक बार देख सकते हो। सिटीज़न ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स का एज, लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और अगर बात करते हैं व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, तो इसमें मेनली है देयर आर फ्यू कंडीशन, जैसे ही कांट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इफ़ ही हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस, ही शुड वेकेट द सीट ऑन हिज फर्स्ट डे एज प्रेसिडेंट इन द ऑफिस, तो जब भी वो प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर करेंगे उससे पहले उनको रेजिग्नेशन देना होगा राज्यसभा या लोकसभा के मेंबरशिप से। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मैं ऑलरेडी बता चुकी। फॉर हिज रेजिडेंस राष्ट्रपति भवन इज प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट, पार्लियामेंट डिसाइड टू इमोल्यूमेंट और अलाउंसेस जो होते हैं, पार्लियामेंट कांट डिमिनिश हिज इमोल्यूमेंट्स, ये भी ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपको। सो व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो आई थिंक हमें इसमें अपना टाइम नहीं देना चाहिए। आप, मैं इसको पॉज कर देती हूँ 1 मिनट के लिए, तो आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, जो भी पॉइंट्स हैं तो आप एक बार देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो है एक फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सो लोकसभा इनिशिएट एन इम्पीचमेंट चार्ज, ये ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हैं कि 14 डेज का टाइम दिया जाता है प्रेसिडेंट को। लोकसभा पासेस द इम्पीचमेंट चार्जेस विद 2/3 ऑफ मेजोरिटी एंड सेंड्स टू द राज्यसभा, 2/3 ऑफ मेजोरिटी का होता है, तो ये
तभी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट हो सकता है। उसके अलावा राज्यसभा इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, और जब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डिक्लेयर होगा। राज्यसभा एग्री टू चार्ज एंड पासिस इट विथ 2/3 ऑफ मेजॉरिटी टू स्टैंड द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये पूरा प्रोसीजर था जो मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी। वैकेंसी ऑफ सीट्स के बारे में बात करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफिस बी वैकेंट, yes, his office can be vacant in following ways: when president of India complete his terms of 5 years in the office, if the president resigns from putting forward his resignation to the vice president of India, if लोक सभा और राज्यसभा इनिशिएट्स एन इम्पीचमेंट तो तब होगा, या फिर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है, इफ़ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स हिज इलेक्शन इनवैलिड, तब भी वैकेंसी वैकेट हो सकती है सीट। अगर हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ वैकेंसीज की, ऑन एक्सपायर ऑफ हिज टर्म्स ऑफ 5 years, सो ये मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आप देख सकते हो एक बार पॉज करके वीडियो को। तो जो चीज़ आपको देखनी है देर तक, तो आप पॉज करके वीडियो को आराम से देख सकते हो। व्हाट आर द पावर ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो है पावर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशरी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी, वीटो, ऑर्डिनेंस एंड पार्टिंग। ठीक है, उसके अलावा जो भी पार्ट्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, कैग, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी, चेयरमैन, मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ये ऑलरेडी डिस्क्राइब मैं कर चुकी हूँ, तो ये एक बार देख लेना। जो भी लेजिस्लेटिव पावर है, लाइंग डाउन सम रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट, इशू ऑर्डिनेंस, नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, असेंट ऑन bills passed by parliament, address and send messages to the houses, and dissolution or प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो डिज़ोल्व करना या फिर बुलाना मीटिंग को, वो किया जाता है। सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था आपको एग्जांपल देके। इमरजेंसी पावर में, ये इमरजेंसी का जो टॉपिक है, हम इमरजेंसी का टॉपिक अलग से करेंगे जस्ट इस चैप्टर के बाद में। पहले इमरजेंसी इमरजेंसी जो डिक्लेयर की जाती है वो कैसे की जाती है, देन आई विल डिक्टेट यू कि हाँ क्या है इसका। मिसलिनियस में है सुप्रीम कोर्ट कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। उसके अलावा कंक्लूड और अप्रूवल इंटरनेशनल ट्रीटीज राष्ट्रपति के नाम पे ही साइन की जाती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं, तो ये एक बार डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शंस दैट द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स इट्स टू बी टेकन इन हिज नेम, क्योंकि इनके नाम पे ही जो भी ट्रीटी वगैरह साइन कराई जाती है। अपॉइंटमेंट्स की बात करी गई, इलेक्शन कमीशन, और ये जो भी है पॉइंटर्स में मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे, जिससे कि अगर किसी को देखना हो तो ये पॉज करके वीडियो को 10 पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ऑल्दो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें आपको प्री के लिए ऑलरेडी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है और वो ऑथेंटिक वीडियो है, तो वो देख सकते हो। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ही समन्स प्रोरोगेट पार्लियामेंट, डिज़ोल्व द लोकसभा, समन्स जॉइंट सिटिंग के लिए अगर डेडलॉक होता है उस कंडीशन में, एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट टू द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी जनरल इलेक्शन, ही अपॉइंट्स स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑल सीट्स फॉल वैकेट, ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। उसके अलावा ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स, जो कि वैकेट हो गई है अब ये वाला जो पॉइंट है, तो ये अब नहीं मेंशन करना है यहाँ पे। ही कंसल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और क्वेश्चंस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। ही रिकमेंड्स परमिट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स, प्रोमलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस के लिए। कंट्रोल कैग, यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उसको देखना और उसके बाद इसको सीओएम को भेजना। फाइनेंशियल पावर मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं की थी, तो यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की डिटेल में। टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज अ मस्ट। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के केस में राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट है। ही कॉजेज यूनियन बजट टू लेट बिफोर द पार्लियामेंट टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट्स, हिज रिकमेंडेशन इज अ प्री रिक्विजिट, कि बिना राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के आप कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकते या कोई ग्रांट, कोई एड नहीं दे सकते। कंटिजेंसी फंड का जो भी पूरा कंट्रोल होता है प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, बट दैट इज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
He constitute the finance commission every 5 years. Judicial power of president अगर बात करते हैं तो appointment of chief justice and supreme court, high court judges are on him. He takes advice from supreme court. However, these advices are not binding on him. He has pardoning power. जो कि पार्डनिंग पावर के बारे में मैंने अभी अपने सेल्फ मेड जो नोट्स हैं उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो अपार्ट फ्रॉम दिस डिप्लोमेटिक पावर की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट. सो इसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जितनी भी हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन होती हैं. उसके अलावा ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. इमरजेंसी पावर की अगर हम बात करते हैं तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट टॉपिक में. एंड व्हाट इज़ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. सो आर्टिकल 1 to 3 डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. एंड प्रेसिडेंट हैज़ मैनी लेजिस्लेटिव पावर एंड दिस पावर इज़ वन ऑफ देम. President promulgate an ordinance on the recommendations of Union Cabinet. तो जो भी प्रेसिडेंट अगर जो भी डिसीजन लेते हैं तो सीएम के रिकमेंडेशंस पे ही लेते हैं. सो इट वाज लाइक जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे अब मैं आपको अपने सेल्फ मेड नोट से एक्सप्लेन करती हूँ. उसमें कुछ क्वेश्चंस जब मैं अपने आप से जब स्टडी करते हैं तो अपने आप से क्वेश्चंस पूछ के और उसका आंसर दिया जाता है तो उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो कल वाला जो मैंने नोट्स दिखाए थे आपको तो उसमें आर्टिकल 53 को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, बट दिस इज़ फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर अबाउट आर्टिकल 53. सबसे पहले तो अगर हम आर्टिकल 53 की बात करें, बिकॉज 52 बात करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 53 बात करता है इट कन्फर्स द पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो भी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के हाथ में दी जाती हैं. बट अगर हम बात करते हैं कि जो भी प्रेसिडेंशियल पावर है वो या तो आप कह सकते हो कि नॉमिनल पावर हैं या फिर रियल पावर हैं. तो इंडिया के केस में दीज आर नॉमिनल पावर्स. प्रेसिडेंट ऑलवेज टेक द डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर and he shall discharge these powers either directly or through office subordinate to him according to the constitution. तो ये बात करी गई है. अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड. ये 2-3-4 बार बोल चुकी हूँ तो आई थिंक आप प्रेसिडेंट तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. आंसर राइटिंग में कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे. तो अभी बात करते हैं, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज़ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी. क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी की बात करते हैं जो भी प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं जैसे पार्डनिंग एंड ऑल, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. उसके अलावा ऑल डिसीजंस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 53 में मेंशन किया गया है. एंड ही इज़ regarded as the first citizen of India and the supreme commander of armed forces. जो भी पूरी आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट से ऊपर कोई डेजिग्नेशन नहीं है. एंड डिफेंस मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट के अंडर में ही काम करते हैं. और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं दे वर्क अंडर डिफेंस मिनिस्टर. और जो भी पूरा आप कह सकते हो डिफेंस का जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह प्रेसिडेंट ले सकते हैं. अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, मैं ऑलरेडी आपको पॉइंटर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी. तो ये सिर्फ मैंने कुछ चीज़ें हैं जो कि खुद से क्वेश्चनिंग के बाद पता चलती हैं. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने मेंशन किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स आर द एग्जीक्यूटिव ऑफ द लॉ. ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, बिकॉज जितने भी लॉज के अकॉर्डिंग जैसे किसी का अपॉइंटमेंट करना है तो उसको या तो खुद करेंगे या फिर करवाएंगे. या फिर रिमूवल की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, IAS, IFS, CAG वगैरह के लिए. अब क्वेश्चन आता है कि कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन परफॉर्म सो मैनी फंक्शंस. तो आंसर होता है येस, बट एक अकेला बंदा कितने फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन. दैट इज़ वाई दिस पुट्स दैट इज़ एन अरेंजमेंट के
ये जो जितने भी फंक्शंस हैं, पुटिंग इमरजेंसी, कलेक्शन द टैक्सेस, अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, रिमूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड गिव एसेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये सारी जो भी पावर हैं प्रेसिडेंट की हैं, बट वो किसी न किसी की हेल्प से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सपोज करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर एक पियोन का अपॉइंटमेंट भी हुआ तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होगा, भले ही वो किसी और ऑफिशियल या फिर किसी और एग्जीक्यूटिव से कराएं। रिमूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव का भी सेम ही सीन है। तो ये चीज़ क्वेश्चंस जब हम क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं तो हमें इजीली याद रहता है ये चीज़। सो ही रिक्वायर सपोर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस लेते हैं, एडवाइस दी जाती है उनको, और प्राइम मिनिस्टर देते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट अपने डिसीजंस लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है। सो प्रेसिडेंट डिड नॉट टेक द डिसीजन बाय हिज और हर ओन, बट ही अप्रूव्स द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो दैट इज द रियलिटी. It's not that president himself or herself taking their own decisions. It's the decision of the government formally sent by him, which are declared टू बी हिज ओन डिसीजन। तो बोला जाता है कि उनका खुद का डिसीजन है, बट जो भी एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा वो ही डिसीजन लिया जाता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 74 दैट इज मेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रोविजन है आर्टिकल 74 का, ही टेक्स सो मैनी डिसीजंस। जैसे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट रूल लगाना स्टेट्स में। तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है यहाँ पे, बिकॉज प्रेसिडेंट अपनी विल से नहीं लगा सकता, बट कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर द्वारा बोला गया है कि इस स्टेट में इमरजेंसी लगनी है, बट प्रेसिडेंट हैज़ टेकन एक्टिविस्ट आई मीन नेचर, और आप कह सकते हो कि एक्टिव प्रेसिडेंट का नेचर शो किया उन्होंने, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता। तो यहीं पे मैंने वही पॉइंटर्स में मेंशन किया, ही असिस्टेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, दे डिसाइड व्हेन टू अटैक, व्हेन or how to maintain peace, they decide whom to put in the service, they decide whom to remove, they simply tell to the president or like advise to this. तो ये सारी चीज़ें हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एडवाइस करते हैं। तो एक इंसिडेंट हुआ आर्टिकल, अगर हम बात करते हैं 1959 की, सिनेरियो वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट टाइम। तो उन्होंने बोला कि केरला में प्रेसिडेंट रूल लगा दो कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन केरला, थिंग्स आर गोइंग गुड इन केरला, आई एम नॉट लाइक I am not convinced by this, so that I don't think so Kerala needs any kind of emergency situation, and he denied it. तो ये एक टसल वाला सिचुएशन हो जाता है जब प्रेसिडेंट एक एक्टिव प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनका जो भी आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफिस को अच्छे से यूटिलाइज करना, दैट इज़ ऑन द सेवियर ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि ऐसे ही किसी भी स्टेट के ऊपर इमरजेंसी लगाना तो एक आर्बिट्रेरी एक्शन होगा, प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस भी देते हैं। तो यही चीज़ है कि कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट अपना विल पावर यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे जब राजेंद्र प्रसाद ने मना किया, तब नेहरू जी ने बोला कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि जो भी एडवाइस होंगी वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तब राजेंद्र प्रसाद, बिकॉज वो बोलते हैं कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर मैं भी था, बट आर्टिकल 74 बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि एडवाइस प्रोवाइड कराएंगे, बट ये डिस्क्रिशनरी नहीं हुआ कि हाँ वो सारी जो भी एडवाइस होंगी वो माननी ही है, आई एम नॉट बाउंडेड ऑन दैट। तो राजेंद्र प्रसाद ने तब ये चीज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोली, तो टसल हुआ इस चीज़ में। उसके बाद जब नेहरू ने उनसे रिक्वेस्टेड मोड में बोला कि नहीं प्लीज़ आई थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड, तब उन्हें समझ आया कि आई थिंक दिस टोन इज़ राइट, एंड आई थिंक टू अवॉइड दिस
टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड दिस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज कर दी। अब जो आगे बात आती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एडवाइस करते हैं, तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई कि ये हुआ था। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं सर, आर्टिकल 74 में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद ये जो पूरा केस हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आस्क्ड दैट आई बाउंड टू फॉलो द एडवाइस टू पुट द इमरजेंसी, तो नेहरू ने बोला कि नहीं, उन्होंने बोला कि 74 में लिखा था, तो ये सारी चीज़ें वहीं पे दब गई। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, उसके बाद उन्होंने इसमें जो है चेंजेस किए, because when Indira Gandhi government came into the power, so she came into power, she remembered that thing and she amended the constitution under बहुत ही इनफेमस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, उसमें उन्होंने मेंशन करवाया, नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटन there is a government advice the president and president is bound by the advice। तो अब वहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, तो प्रेसिडेंट जो हैं बॉन्डेड होंगे या फिर विवश होंगे कि उनको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है, उसके बाद जब जनता गवर्नमेंट की जो भी जनता गवर्नमेंट आई पावर में, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया। उन्होंने मेंशन कराया, नाउ इट इज मेंशन दैट गवर्नमेंट विल एडवाइज द प्रेसिडेंट what to do, what not to do, but president can send back the advice from reconsideration once, but second time president को वो बात माननी ही पड़ेगी। जब कोई भी बिल पास होता है, उनको नहीं लग रहा प्रेसिडेंट को कि ये ठीक है, तो वो एडवाइस दे सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस करो, तब मेरे पास भेजो, देन आई विल गिव माई एसेंट। बट अगर पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे और वो पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, तब सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट को वो साइन करना ही पड़ेगा। सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है कि उस बिल को वापस भेजा जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे के.आर. नारायणन की बात करते हैं, के.आर. नारायणन बोलते हैं प्रेसिडेंट 1996 में गवर्नमेंट एडवाइस हिम टू पुट द इमरजेंसी। जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया था कि बिहार में इमरजेंसी पुट करने के लिए बोला था, ही सेंड बैक द एडवाइस टू गवर्नमेंट, बट सेकेंड टाइम उनको इमरजेंसी वहाँ पे डिक्लेयर ही करनी पड़ी, बिकॉज दे वर बाउंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी सारा कुछ डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट टू बी एक्सरसाइज बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि ये 74 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 74 में अगर ऑर्डिनेंस की भी बात करते हैं, आर्टिकल 74 इन द ओरिजिनल फॉर्म रीड अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो इसीलिए एड और एडवाइस के लिए ही हैं प्रेसिडेंट की, बट इट डिड नॉट explicitly mentioned state that the president was bound by the advice। तो 42nd, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल में ये जो है चेंज किया गया, और आर्टिकल 74 में तब मेंशन किया गया। 44th में जब जनता गवर्नमेंट आई, तो वहाँ पे चेंजेस कर दिए गए। तो ये पूरा प्रोसीजर था। अगर बात करते हैं, अभी क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं होते, लेकिन अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब नॉमिनेट हो रहा है एंड दे आर मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, तो जब वो प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर करेंगे, उससे पहले उनको रिज़ाइन करना होगा। उसके अलावा नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही डजंट वोट इन द पार्लियामेंट, बिकॉज MP एंड MLAs जो होते हैं वो वोट, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इसीलिए ही इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, विच मीन्स विदाउट हिम द पार्लियामेंट वर्क इज़ इनकम्प्लीट, और विदाउट हिम द जॉब ऑफ पार्लियामेंट इज़ इनकम्प्लीट। सो उनके अलावा काम भी नहीं चल सकता है, बिकॉज अगर कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में,
तो वो जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देंगे अपना, तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा जो भी पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट नहीं बुलाते हैं विद इन जो भी 6 मंथ कंप्लीट होने के, तो 6 मंथ के ड्यूरेशन में तो वो पार्लियामेंट्री सेशन नहीं होगा। इफ़ ही विल नॉट कॉल द पार्लियामेंट्री सेशन, then the session will not come. Bill are put in the parliament with the permission of the president. The president through president is not the member of either house of parliament, but he is very much a part of parliament, evident from the fact that without of his assent approval the bill doesn't become an act. तो ये मैं already आपको बता चुकी हूँ। सो ये लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा अलग सा पॉइंट नहीं है ना। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इज एन ऑफिस और पोस्ट विच इज़ गिवन बाय द, तो इसके आंसर है इट इज़ एन ऑफिस और पोस्ट विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन गिव you or remove you from all that. You will get monthly benefit या फिर monetary benefit अगर आपको मिलता है तो उसे office of profit कहा जाता है। So अब क्वेश्चन आता है कि कैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया contest the election of president? आंसर होगा yes, because प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जो अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। बट अगर बात करते हैं अवेयर फॉर द पर्पस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट थ्रू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर इज नॉट कंसीडर्ड एज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और उसी की वजह से ये कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। इफ द प्रेसिडेंट इलेक्ट इन MPMLAs he is deemed assumed to have vacate his seat in the legislature before entering the office of president. तो ये ऑलरेडी उसी तरह से मेंशन किया गया है। अब जो भी कुछ पावर्स दी गई हैं उसमें से है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल अंडर आर्टिकल 368। जैसे बात करते हैं मनी बिल की, ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल, तो पार्लियामेंट हैज़ 4 कैटेगरी बिल्स। जैसे अगर बात करते हैं आर्टिकल 368 की, तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, प्रॉपर प्रोसीजर होगा। इतना इजी नहीं होता, उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी, और फिर सारे लोग आते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। सो व्हेन द पास बाय पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट then he has no choice but to give his assent. जैसे मनी बिल में बात करते हैं या फिर फाइनेंशियल बिल की, मनी बिल में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा और पास करना ही होगा। पटियाला एंड ईस्ट कन्वेंशन पंजाब स्टेट यूनियन बिल 1954 की बात करते हैं, दैट इज़ पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड नाउ प्रेसिडेंट कैन टेक 2 एक्शंस। सबसे पहले तो एसेंट दिया जा सकता है कि मतलब 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो एसेंट दे देंगे या फिर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करेंगे। तो आप कह सकते हो कि कम्प्लीटली डिनाइल मोड में चले जाएंगे, दैट नहीं ही हैज़ टेकन दैट बिल और अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा या फिर अपना एसेंट नहीं दूंगा, तो वहीं पे लैप्स हो जाता है वो। सो अगर बात करते हैं मनी बिल की, वैन मनी बिल इज़ clear by the parliament and president to the president for his assent, then he gives his assent as a matter of convention, तो मनी बिल पास होता है। he may declare that withhold the assent to bill, तो वो बोलते हैं कि अगर मैं पास नहीं करता, then this action of the president that he withdraw the bill, assent the bill, and that is he may अप्लाई एब्सोल्यूट वीटो, तो बोल देते हैं कि नहीं मैं पास ही नहीं करूँगा, तो उसको एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। बट इसमें भी क्लॉज है, हाउएवर ही कैन अप्लाई एब्सोल्यूट वीटो नॉट इन हिज डिस्क्रिशन बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर एब्सोल्यूट वीटो का भी यूज़ हो रहा है ना, तो तब भी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जाता है और वो भी कंसेंट लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2005 की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट पास द बिल, लोकसभा और राज्यसभा, देन दे वेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम से बात करते हैं. ही गेव सम सजेशंस टू द बिल एंड ही सेंड बैक द बिल टू पार्लियामेंट. दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशंस ऑफ सस्पेंसिव वीटो. जो रिकन्सिडरेशन के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला हुआ था. अब बात करते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया may refer the bill back to the parliament for reconsideration with or without his suggestion. This is called as the applications of suspensive veto. So however, if the parliament passes the bill for the second time in this original or modified form, then president shall give his assent. Indian post office अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं. 1986 में हुआ था, when जेल सिंह was the president, and he said this bill was lying on his table for indefinite period of time. तो बिल जब लैप्स हो जाता है, बिकॉज प्रेसिडेंट उसको अपने पास रखते हैं, तो कोई प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ता और उसी की वजह से बिल आप कह सकते हो कि लैप्स हो जाता है. कैसे बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अलाउ द बिल टू बी on his table from an indefinite period without giving his assent. This action is called the application of pocket veto. डिस्क्रिशनरी पावर की बात करते हैं, जो भी डिसीजंस होता है वो ले लेते हैं राष्ट्रपति, तो ही एंड शी विल डिसाइड इन हिज और हर ओन कैपेसिटी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. तो ये आता है. उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर की बात करते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर various provisions of Indian Constitution enjoy some discretionary power. Under Article 74, President of India exercise his executive powers on the aid of and advice of the Council of Ministers. However, he can send back the advice of the Parliament for reconsideration in his discretion. तो आर्टिकल 74 बात करता है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ ड्यूटी टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द ऑफिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पर्पस्ड legislative. Therefore, the president has a right to be informed on these issues, and he can use his discretion to be called upon the prime minister and ask for the information. तो ये है अंडर कन्वेंशन. या फिर अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट टू वार्न एंड encourage the government in his discretion because he takes the decision in his own capacity. President of India can apply so suspensive veto and pocket veto in his own discretion. अब सेशन की बात करते हैं. 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए. वो जो कि मैंने क्लियरली मेंशन किया है. इमरजेंसी पावर की बात करते हैं तो इमरजेंसी पावर इज़ नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर एंड अंडर आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि emergency power is not the discretionary power. Under Article 85 of the Constitution, the House of Parliament shall be summoned by the President in such a way that no more than 6 month gap between 2 successive sessions of Parliament. सपोज करो सेशन ए और सेशन बी है, तो सेशन ए जो है फरवरी में बुलाया था, तो उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन होगा 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर कोई भी बिल आ रहा है या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल पास होना चाहिए, देन प्रेसिडेंट कॉल द सेशन एंड तभी से सेशन का जो भी स्टार्टिंग वगैरह हो जाती है. नॉर्मली द प्रेसिडेंट समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and in form of 3 regular sessions every year. However, if Council of Ministers does not advise the President to call the session is in this across 6 month period gap between 2 successive recession, then President of India. अब लोकसभा के इलेक्शन में थोड़ा सा इलेक्शन को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको देखते हैं. लोकसभा इलेक्शन 1996 की अगर हम बात करते हैं तो
43 legislative which party wins from the government majority. When a police priority or coalition of parties have a clear majority of Lok Sabha, तो क्लियर मेजॉरिटी होगी लोकसभा की, देन इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इनवाइट द लीडर ऑफ माई पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. If we talk about discretionary power, की president of India dissolves Lok Sabha on the advice of Council of Minister. He is bound to act according to the advice of COM. Is dissolving Lok Sabha if only Council of Minister enjoys majority in Lok Sabha. Otherwise, President has a discretion to dissolve or not to dissolve Lok Sabha. तो अब आती है प्रेसिडेंट की बारी. प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिपोर्ट के बारे में बताते हैं एंड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट. तो वो जो है मिनिस्टर्स लेके आते हैं. सो अंडर आर्टिकल 78C प्रेसिडेंट कैन रेफर द इंडिविजुअल एडवाइस ऑफ अ मिनिस्टर फॉर द collective consideration of the council of ministers, so that collective considerability can be fixed on council of minister for the decision. अब ये देखते हैं कि ये पार्लियामेंट है, ठीक है. अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. तो अगर ये बंदा प्रेशराइज कर, सपोज करो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं एंड ये पार्लियामेंट है, तो यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन किया है इफ़ गवर्नमेंट गॉन या फिर गवर्नमेंट चली जाती है, सो यू अरेंजमेंट नया प्रेसिडेंट का या फिर अरेंजमेंट टेम्परेरी गवर्नमेंट का जो भी है प्रोविज़न है, सो दैट इज़ कॉल्ड द CGT, केयर टेकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद जो है सरकार को चलाया जाता है. इन केस ऑफ अ केयर टेकर गवर्नमेंट वेयर ओनली routine administration decisions are required to be made, then it is the President of India who will decide what all decisions the caretaker government can make. एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर की या ऑर्डिनेंस पावर की बात करते हैं तो उसकी भी है. और जो भी ऑर्डिनेंस की अगर बात करते हैं कि सपोज ऑर्डिनेंस निकाला है प्रेसिडेंट ने, तो विद इन 6 मंथ उसको एक्ट बनाना होगा पार्लियामेंट के द्वारा, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा. सो लाइफ ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ इज़ अनलिमिटेड. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करते हैं. आर्टिकल 123 डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं इसको. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में के कुछ पॉइंटर्स हैं. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अलाउज इनेबल्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है एनवायरनमेंट. और लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं. को एक्सटेंसिव एंड क्वार्टर with the legislative power of the parliament because it has the same force and effect as the act of the parliament. ऑर्डिनेंस का जो भी अगर बात करते हैं कि उसका इफेक्ट सेम होता है, बट 6 वीक तक भी होता है. अगर 6 वीक में वो एक्ट नहीं बनता तो लैप्स हो जाता है. ऑर्डिनेंस इज इशूड व्हेन वन और बोथ द हाउस आर नॉट इन द सेशन बट द इशू रिक्वायर्स अर्जेंट लेजिस्लेशन. ऑर्डिनेंस कैन बी यूज्ड टू इशू अ न्यू लेजिस्लेटिव और द amend or to appeal already existing ordinance or law. जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस लॉ वगैरह है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना. दे आर सम सोफा guards and prevent the possible measures of ordinance like it is subject to judicial review. The ordinance needs to be approved by both the house of the parliament within 6 weeks of the resemblance. Ordinance making power in reality is a power of COM. It is said that ordinance making power violates the principle of separation of power because thus it must be issued only if it is very urgent and must be put for parliamentary approvals as soon as possible. 1980 में जैसे बिहार में बात करते हैं कि गवर्नमेंट इंक्लूड्स सम चेंजेस in the administration. They were apprehensive whether the changes will be
approved by the Bihar legislature or not. सो ये ऑर्डिनेंस है, 6 वीक में एक्ट बन जाना चाहिए। केस की अगर हम बात करते हैं, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर republication the ordinance and no effort being made to get it passed by the legislature is a fraud on the constitution. Governor can also issued ordinance at the state level under article 213. एडमिनिस्ट्रेशन पावर की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, और या फिर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट है। ये लेजिस्लेटिव पावर है जो कि मैंने पॉइंटर्स में मेंशन की थी, तो इसको भी हम बात करते हैं कि इट्स लाइक जैसे ये जो पावर्स हैं, या फिर पावर टू ग्रांट रिलीफ अंडर आर्टिकल 72 में मेंशन की गई, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन या रेमिट एंड कम्यूटेशन। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बात कर चुकी हूँ कि पार्डन में माफ़ किया जाता है, या फिर कह देते हैं कि अगर राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया तो कहते हैं कि बाइज्जत बरी हो गया बंदा, जितने भी उसको एलिगेशंस वगैरह लगे थे, जिसमें जो भी सज़ा वगैरह कम करना, तो ये सारा कुछ मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 72 में पार्डन पार में विच अंडर द प्रेसिडेंट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब द ऑफेंडर फ्रॉम ऑल द पनिशमेंट्स, तो पनिशमेंट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रिप्राइव इज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटेंसेस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, रिपेयर, रेस्पाइट, रेमिशन एंड कम्यूटेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी कुछ नोट था कि रिलीफ गवर्नर कैन नॉट इशू पार्डन ऑफ डेथ को गवर्नर यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा जो भी somebody has been sentenced by a military court, तो कोर्ट मार्शल हुआ हो किसी का, तब भी जुडिशल इंटरफेयर्स नहीं होगा, और उसमें प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट। अभी इसका कुछ पार्ट रह गया जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज इट्स गेटिंग लेट एंड इट्स 3 AM। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है बिकॉज मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं फिर रात में ही स्टडी करती हूँ, और फिर मॉर्निंग तक जितना भी कैपेसिटी होती है मेरी बॉडी में, तो वो मैं कोशिश करती हूँ। बिकॉज आजकल जो भी वर्क है, वर्क बर्डन इज़ गेटिंग इंक्रीज डे बाई डे, एंड that's like true, it's really tough when you are managing your family and you are continuing your studies, and that too it is for civil services. So I am requesting you, please like recognize it as that I am making efforts for you people. Please share and subscribe the channel for more videos, जो कि बिकॉज सब्सक्राइब करने के लिए वाई आई एम से आस्किंग, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सीधे चैनल पे जाके जो भी नई वीडियोस होंगी आप इजीली, जो नया लेक्चर होगा वो इजीली आप देख पाओगे। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। अपार्ट फ्रॉम दिस, that is like the satisfaction which I am getting, that I am at least helping. I know that there are only few number of people, but one day the number will increase like anything, and I am pretty sure. Till then, take care, bye bye. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बहुत छोटा, 15 मिनट में मैं फिनिश कर दूँगी। सो ये जो भी है प्रेसिडेंट का, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आई थिंक 15 मिनट्स का ही है, तो मैं आई थिंक यहीं पे कंप्लीट कर देती हूँ, दैट विल बी गुड। तो ये जो भी है हमने पार की बात करी। अब क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट अपील इन इंडिया। तो ये जो है क्वेश्चन प्रेसिडेंट नहीं होगा, अगर आपके माइंड में प्रेसिडेंट आ रहा है तो ये है सुप्रीम कोर्ट ही रहेंगे जुडिशरी में। अंडर आर्टिकल 72 जो बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट एक्टिंग लाइक एनी कोर्ट ऑफ अपील, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो कभी कभी अपील एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो वो जुडिशरी की तरह काम नहीं करते। आप कह सकते हैं क्वासी जुडिशल फंक्शनरीज हो सकती हैं, बट दैट इज़ नॉट अ जुडिशल फंक्शनरी, या फिर जुडिशल पावर नहीं है। इट इज़ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रेसिडेंशियल पावर अंडर आर्टिकल 72 पॉसिबल। जो यस, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी डिसीज़न दिया है और उनको लग रहा है कि आर्बिट्रेरी है। उसके अलावा अगर
डिसीज़न सही नहीं लिया गया, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया, और जो इंडियन इमेज है या फिर भारत देश हित में जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं, तब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मिलिट्री पावर की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिप्लोमेटिक पावर में जो भी जो एम्बेसडर्स हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन होता है। इमरजेंसी पावर जो है ये मैं आपको अलग से बताऊंगी। और फाइनेंशियल पावर की कुछ लाइंस बची हैं जो कि मेन चीज़ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉज मनी बिल causes money bill including budget to be laid before parliament, and that constitution finance commission of India after every 5 year। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है और तभी सैंक्शन किया जाता है तो दिया जाता है ये। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते हो, तो मैंने कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं बीच बीच में ताकि मैं आपको बता सकूं कि डॉक्यूमेंट रेडी करना रोल प्ले से, या फिर कोई जैसे आपने भारत एक खोज देखा होगा तो उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो जो भी नया चीज़ें चल रही हैं वो आप इजीली अपने माइंड में रख सकते हो और एक आंसर राइटिंग में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा क्योंकि मुझे भी चीज़ें याद नहीं रहती थी, तो फिर उसके लिए क्या होता है कि आपको रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा और विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करो। अपने जो भी नोट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना, तो वो चीज़ें आपको आएंगी। अब क्वेश्चन आता है पोजीशन एंड अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि दैट इज़ रियल पावर। तो ये है कि क्या रियल पावर है, या इज़ ही जस्टिस रबर जस्ट दैट रबर स्टैम्प। तो ये जो है यहाँ पे डॉक्टर अगर हम बात करते हैं कि रबर स्टैम्प है क्या, तो बहुत सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट का अलग से इसमें आप कह सकते हो कि मत था या फिर थॉट प्रोसेस था। सो पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट बाध्य है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद नंबर ऑफ पावर्स, जैसे ऑल द पावर्स यूनियन एग्जीक्यूटिव्स आर वेस्टेड इन द पावर ऑफ इंडिया। हाउएवर in most of the cases he has to use his power on the aid and advice of the council of ministers. Thus in practice he doesn't appear to be really powerful officer। पर्सपेक्टिव ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देयर इज नंबर ऑफ केसेस क्लैरिफाइड, जैसे राम जवाइया कपूर केस है या फिर शमशेर सिंह केस है, तो बहुत मेंशन करने का वो नहीं है, बट मैंने जस्ट थोड़ा याद रखना था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, बाय सेइंग दैट India follows parliamentary system of governments under which head of the state is only a symbolic head and real executive, that is real, the real executive power are with the council of minister, and decision of union executive are taken in the name of president, जो भी decision लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे बात करता है, Supreme Court further clarified that whatever Constitution says it is the satisfaction of the President, then he is not his personal satisfaction, rather it is the satisfaction of the Council of Ministers। जो Council of Ministers को सही लगता है फिर वही एडवाइस दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट said even if Lok Sabha stands dissolved, there shall be a council of ministers to set the advice of the president, because president cannot exist and discharge his executive functions without a council of ministers to aid and advise। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि जो है ये जैसे ब्रिटिश क्राउन था उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बट दैट में हायरार्की है, बट इंडिया में क्या है कि इलेक्टेड हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने बोला था, तो राजेंद्र प्रसाद ने तब उनको गुस्सा आया कि नहीं, अगर कोई जैसे प्रेसिडेंट, आई एम द प्रेसिडेंट, आई केम हियर थ्रू द इलेक्शन,
तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो फिर आप रबर स्टैम्प नहीं कह सकते, बिकॉज कोई एक्टिविस्ट टाइप का प्रेसिडेंट होगा, जैसे जेल सिंह थे, के आर नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद आप देख सकते हो कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अपनी जो भी पावर यूज़ करी थी। Apart from this, if we say that actual working of the president, some president have asserted themselves in the interest of the Constitution of India and earned the tag of activist president. So, President of India K.R. Narayanan said, former President of India said that Indian President is like a emergency lamp who is not asserted. जैसे कि तो उन्होंने बोला, जब बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि रबर स्टैम्प है नहीं, तब के आर नारायण ने जवाब दिया था कि नहीं, वी कांट से दैट इट इज़ अ रबर स्टैम्प, बिकॉज जब तक ज़रूरत नहीं होती है प्रेसिडेंट शांत रहते हैं, बट जहाँ पे ज़रूरत होती है नेशनल इंटरेस्ट में दे टेक द डिसीजन। जैसे जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। उसके अलावा आपने APJ अब्दुल कलाम को देखा होगा, ही वॉज लाइक वेरी एक्टिव प्रेसिडेंट। सो इट वॉज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। और ये प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है, आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए। ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें मेंशन कर चुकी हूँ, सॉफ्ट कॉपी जो दी है, ये फिर मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको लक्ष्मीकांत और डिटेल में पढ़नी चाहिए, तो लक्ष्मीकांत है आपके पास, उसे ओपन करिए। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिए हैं वो अच्छे से पढ़िए, एंड देन enjoy, like try to solve the questions also on the basis of the topic. Take care, bye bye.